हेलो स्टूडेंट्स, नोबल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत अभिनंदन। आज हम क्लास 9th में लेसन नंबर 2 यानी यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लास 9th कक्षा का एक टॉपिक है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। जैसा कि आपको पहले वाले वीडियो में भी मैंने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में अध्ययन करवाया था कि यूरोप महाद्वीप में सदियों से कुलीन राजतंत्रों का राज था। कुलीन राजतंत्र महत्वपूर्ण एक वर्ग समूह था जो लोगों पर अपना शासन, अपनी हुकूमत चलाए करने का काम करते थे। अब यूरोप में जैसे आप जर्मनी में ले लीजिए, जैसे हिटलर हुआ करता था। फ्रांस में ले लीजिए, लुई 16वें तक हुआ करते थे। ब्रिटेन में ले लो आप, उसके बाद आप इटली में ले लीजिए, आप एस्टोनिया ले लीजिए, बोलिविया ले लीजिए, आप किसी भी यूरोप महाद्वीप का देश ले लीजिए जहाँ पर कुलीन लोगों का महत्वपूर्ण शासन हुआ करता था। राज सत्ता निरंकुश हुआ करते थे। यही ऐसा मैंने जिक्र भी आपके फ्रांसीसी क्रांति में भी किया है। अब हम बात करते हैं यूरोप में समाजवाद की बात करते हैं। समाजवाद क्या होता है कि समाजवाद का मतलब ये हो गया कुलीन राज सत्ता को समाप्त करके उस देश की संपूर्ण भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था पर पूरे समाज का आधिपत्य होना चाहिए। वो हो गया समाजवाद। समाजवाद का मतलब यही होता है कि किसी भी राष्ट्र के अंदर किसी एक ही व्यक्ति का अधिकार या स्वामित्व न होकर के उस देश की संपूर्ण संपदाओं पर, संपूर्ण अधिकारों पर पूरे समाज का नियंत्रण, अधिकार, स्वामित्व होना चाहिए। पूरा लाभ पूरे समाज को मिलना चाहिए। वो हो गया समाजवाद। तो आइए अपन चलते हैं कि यूरोप में समाज व सामाजिक परिवर्तन की बात कि यूरोप में समाजवाद को आगे बढ़ाने में कितने प्रकार के लोग थे। समाजवाद के समर्थक में हम लेते हैं समाजवाद में समर्थकों की बात करते हैं तो नंबर हम लेते हैं पहले उदारवादी लोग, उसके बाद हम लेते हैं रेडिकलवादी लोग, उसके बाद हम लेते हैं रूढ़िवादी लोग। उदारवादी, रेडिकलवादी और रूढ़िवादी। उदारवादी लोग यूरोप में थे, नया मध्यम वर्ग भी जिसको अपन कह सकते हैं। उदारवादी लोगों का सोच या विचारधारा क्या थी कि यूरोप महाद्वीप के अंदर सभी धर्मों को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। सबको बराबर का अधिकार मिले, जैसे मताधिकार मिले तो भी सबको बराबर मिले। किसी प्रकार का कोई विशेष अधिकार भी नहीं होना चाहिए। कुलीन राजसत्ता समाप्त होनी चाहिए। तो ऐसी भावना रखने वाले लोग उदारवादी लोग कहलाए। उसके बाद नंबर 2 रेडिकलवादी लोग। रेडिकलवादी लोग उदारवादियों के विपरीत थे। कैसे विपरीत थे? इन्होंने कहा सबको बराबर का अधिकार, सभी धर्मों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। उदारवादियों ने कहा था। इन्होंने इनके विरोध में कहे, जैसे इन्होंने कहा है कि पूंजीपति और जो उद्योगपति है इनके पास जो विशेष अधिकार है यूरोप महाद्वीप के अंदर, इनके अधिकारों को पूर्णतया समाप्त कर दिया जाए, हटा दिया जाए। इनके पास कोई विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। विशेष अधिकार नाम को ही हटा दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, सभी लोगों को बराबर का अधिकार मिले। ऐसी बात रखने का काम किया है रेडिकलवादियों ने। उसके बाद तीसरे विचारधारा के लोग यूरोप में हुए हैं, वो हुए हैं रूढ़िवादी लोग। रूढ़िवादी लोगों का मतलब ये होता है, ये रूढ़ियों से संबंधित शब्द है। यानी प्राचीन काल में हमारे देश में भी अनेक प्रकार की रूढ़ियाँ थी, परंपराएं थी, तौर तरीके थे जिनका पालन भारत में भी होता था, उस समय यूरोप में भी हुआ करते थे। रूढ़िवादी लोगों में ऐसी विचारधाराएं थी कि जो चलता आ रहा है उसको निरंतर चलने दिया जाए। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, यानी जो चलता आ रहा है उसको निरंतर आगे बढ़ाना चाहिए। कहने का मतलब ये हो गया कि हाँ,
इन्होंने एक बात को स्वीकार किया, फ्रांसीसी क्रांति के बाद रूढ़िवादियों के मन में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, थोड़ा सा परिवर्तन जरूर आया। तो रूढ़िवादियों ने बदलाव के बाद कुछ बातें बताई हैं कि अतीत को हमें नहीं भूलना चाहिए। अतीत का मतलब है प्राचीन बातें जो चलती आ रही, उनको नहीं भूलना है, उनको बरकरार रखना है। अतीत को ना भूलना है, अतीत को समाप्त भी नहीं करना है और कार्यों को आगे बढ़ाना है। ये है रूढ़िवादी विचारधारा के लोगों के कथन। उसके बाद बात करते हैं यूरोप में समाजवाद। कि यूरोप में समाजवाद लाने का श्रेय आखिरकार किन किन लोगों को जाता है। जैसे अपन बात करते हैं, महत्वपूर्ण बात करते हैं कि यूरोप में एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम है रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन ने इंडियाना का मतलब हो गया अमेरिका में एक नया समन्वय स्थापित किया, एक सामाजिक समूह संगठित किया है। उसके बाद कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट समाज का निर्माण किया है, ताकि लोगों को, समाज के लोगों को जोड़ना, एक दल बनाना है जिससे यूरोप महाद्वीप के अंदर लोकतंत्र की स्थापना हो, सबके बराबर, सब धर्मों को बराबर का अधिकार मिले, सब अपने अधिकारों का बराबर उपयोग करें। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण विद्वान हुए हैं जिन्होंने लोगों का साथ दिया है। यूरोप में एक नए जनसमूह को तैयार करने में अपना पूर्णतया प्रयास लगाया है, मेहनत की, उन्होंने परिश्रम किया है। जैसे रॉबर्ट ओवेन नाम का विद्वान और रॉबर्ट ओवेन जिन्होंने इंडियाना नाम का एक नया समाज समूह संगठन बनाया जो अमेरिका में स्थापित है। उसके बाद कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने साम्यवादी या कम्युनिस्ट समाज का गठन किया है, निर्माण किया है। उसके बाद जर्मनी में डेमोक्रेटिक पार्टी का निर्माण हुआ है, जर्मनी के अंदर डेमोक्रेटिक पार्टी का निर्माण हुआ है। उसके बाद ब्रिटेन के अंदर लेबर पार्टी, लेबर का मतलब श्रमिक, एक लेबर पार्टी का निर्माण हुआ है, ये भी एक समाजवाद का एक अच्छा संकेत है। उसके बाद फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण हुआ है, गठन हुआ है, एक जनसमूह तैयार हुआ है। तो इन कारणों से समाजवाद की स्थापना यूरोप महाद्वीप में आनी शुरू हो गई। अब हम बात करते हैं यूरोप में समाजवाद के उदय के बाद किस प्रकार से रूस के अंदर जार निकोलस द्वितीय के शासन को समाप्त किया गया है, किस प्रकार से उसका विरोध किया गया है, रूस के अंदर क्या क्या समस्याएं हुआ करती थी जिसके कारण लोगों को फ्रांसीसी क्रांति मजबूरी में करनी पड़ी। अब हम बात करते हैं रूस की। रूस की अगर आप बात करें तो पहले अपन बात करते हैं रूस का शासक। रूस का शासक था जार निकोलस द्वितीय। रूस का शासक था जार निकोलस द्वितीय। उसके बाद वर्तमान में उस समय रूस की राजधानी कहाँ थी? रूस की राजधानी थी उस समय पेट्रोग्राद। पेट्रोग्राद में रूस की राजधानी थी। उसके बाद जार की पत्नी का नाम जारीना अलेक्सांद्रा जो जर्मन मूल की थी, और जार निकोलस पर और जारीन अलेक्सांद्रा पर एक महत्वपूर्ण सन्यासी का बहुत प्रभाव था। वो सन्यासी जिस प्रकार से कहता था वैसे ही रूस में शासन को चलाने का काम करता था। तो सन्यासी का नाम भी आप देख लीजिए। सन्यासी का नाम था रासपुतिन नाम का एक सन्यासी था जिसका प्रभाव जार निकोलस पर भी था और अलेक्सांद्रा पर भी इनका प्रभाव था। रूस की उस समय संसद का नाम ड्यूमा, जिसमें जार और उसके प्रतिनिधि और अन्य जनसमूह वर्ग के लोग अपनी चर्चाएं, विचार विमर्श क्या करते थे। ये रूस की संसद है जिसका नाम है ड्यूमा। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, ये एक परिचय हो गया रूस का और जार राजा का परिचय हो गया।
रूस का शासक जार निकोलस, रूस की राजधानी पेट्रोग्राद, और वर्तमान में रूस की राजधानी मॉस्को। वर्तमान में इसकी जो राजधानी है वो है मॉस्को। और वर्तमान में भारत का अभिन्न मित्र देश भी रूस माना जाता है। पहले ये सोवियत संघ रूस के नाम से जाना जाता है। प्रारंभ में रूस का नाम सोवियत संघ रूस था। सोवियत संघ रूस के नाम से भी ये बहुत प्रसिद्ध था। सोवियत संघ रूस के नाम से इसको जाना जाता था। उसके बाद बात करें रूसी साम्राज्य उस समय कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। जार के समय रूसी साम्राज्य का विस्तार, जैसे लातविया, उसके बाद अपन बात करें लातविया के अलावा फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, फिनलैंड, एस्टोनिया, इन क्षेत्रों तक भी रूस का साम्राज्य फैला हुआ। इसके अलावा और भी थे, तो इस लातविया, फिनलैंड, एस्टोनिया तक रूस का साम्राज्य फैला हुआ था। उसके बाद अपन बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था और समाज। अर्थव्यवस्था और समाज की बात अपन करें, जार के समय रूस की अर्थव्यवस्था और समाज के तो बात करते हैं अपन। रूस का शासक जार निकोलस द्वितीय, रूस की राजधानी उस समय पेट्रोग्राद थी। जार की पत्नी जारीन अलेक्सांद्रा जो जर्मन मूल की थी। सन्यासी रासपुतिन था। रूस की उस समय संसद का नाम ड्यूमा था, जहाँ जार और उसके प्रतिनिधि बैठा करते थे। प्रारंभ में रूस का नाम सोवियत संघ रूस था। रूसी साम्राज्य देखिए आप अनेक पड़ोसी क्षेत्रों तक फैला हुआ था। लातविया, फिनलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड और यूक्रेन के क्षेत्रों तक जार का साम्राज्य फैला हुआ था। उसके बाद आगे अपन बात करते हैं अर्थव्यवस्था और समाज की, कि रूस के अंदर लोगों का मुख्य कार्य क्या था और उसके अलावा अन्य कार्य और भी क्या करते थे। 80% रूस की जनसंख्या, 80% रूस की जो जनसंख्या है वह कृषि पर निर्भर थी, यानी कृषि पर निर्भर थी। 80% जनसंख्या रूस की कृषि पर निर्भर थी। वे लोग खेती इत्यादि करके अपना जीविकोपार्जन चलाते थे, अपना घर गृहस्थी चलाते थे। उसके बाद उस समय जार के समय रूस में उद्योग बहुत कम थे। उद्योगों की बात करें तो दो महत्वपूर्ण शहरों के अंदर उद्योग थे। एक तो नाम था सेंट पीटर्सबर्ग में उद्योग थे। एक था मॉस्को जहां पर उद्योग थे। सेंट पीटर्सबर्ग में उद्योग थे और मॉस्को में उद्योग थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में कम उद्योग होने के कारण कम लोगों को रोजगार मिलता। कई गांवों के लोग क्षेत्रों को छोड़ करके, अपने गांवों को छोड़ करके सेंट पीटर्सबर्ग में और मॉस्को में जाकर के बसने लगे। वहाँ कुछ लोगों को रोजगार मिलता, कुछ लोग सड़कों के किनारे अपने गले में तख्तियाँ लगा करके खड़े होते, लेकिन फिर भी उनको रोजगार नहीं मिलता। बड़ी दयनीय स्थिति उस समय रूस के शासन में रूस की बनती जा रही थी। यही फ्रांसीसी क्रांति के कारण बन रहे हैं। उसके बाद अगली बात अपन करते हैं। अब आप क्रांति का एक महत्वपूर्ण कड़ी जिसको कहते हैं 1905 की बात करते हैं। 1905 में रूस में एक उथल पुथल का समय आया था। उथल पुथल का समय क्या था कि रूस के अंदर उदारवादी लोगों ने सोशल डेमोक्रेट्स मजदूर व किसानों का एक बड़ा संगठन बनाया। वापस बात करते हैं 1905 में
रूसी क्रांति के दौरान 1905 में उथल पुथल का एक समय आया था। अर्थात कहने का मतलब है कि उदारवादी लोगों ने, जैसा कि यूरोप महाद्वीप में एक विचारधारा के लोग थे जिनको उदारवादी कहा गया है, जो सभी धर्मों को बराबर या समानता लाने का प्रयास करने वाले लोग हैं, तो उन्होंने सोशल डेमोक्रेट्स लोगों को, मजदूरों को और किसानों को एकत्रित कर पेट्रोग्राद के अंदर रूस का एक महल था जिसका नाम था विंटर पैलेस। उस विंटर पैलेस के सामने जाकर के इन लोगों ने संविधान की रचना के लिए जोरदार, एक महत्वपूर्ण, या अपन जोरदार भी कह सकते हैं, संविधान की रचना के लिए इन लोगों ने विंटर पैलेस के सामने जोरदार नारेबाजी की, हो हुल्लड़ किया। जो रूस के अंदर जार का शासन समाप्त हो, लोकतांत्रिक सरकार का गठन हो, नई सरकार बने, अंतरिम सरकार बने। उस समय विंटर पैलेस में बैठा हुआ जार, जिसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों ने इन लोगों पर अत्याचार किया और अत्याचार के समय कई लोग उस समय मारे भी गए थे। इस घटना को खूनी रविवार की घटना कहा जाता है। खूनी रविवार की घटना कहा जाता है। एक बार फिर से आपको बता दूं, 1905 में विंटर पैलेस के सामने जार के सैनिकों ने नए संविधान की रचना करने वाले लोगों के ऊपर, क्रांतिकारी आंदोलनकारियों के ऊपर जो हमला किया था, उसमें कई लोग मारे गए थे। ये घटना रविवार के दिन की थी, इसलिए भारत संसार के इतिहास में इसको खूनी रविवार की घटना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं 1914 की। रूसी क्रांति का दूसरा महत्वपूर्ण कारण है 1914। 1914 के अंदर क्या हुआ था? संसार में महत्वपूर्ण घटना घटित हुई जिसका नाम है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। अब आप देखिए, प्रथम विश्व युद्ध दो यूरोप की बड़ी शक्तियों के बीच में हुआ। महाशक्ति, जिसको समय की संसार की महाशक्ति अपन कह सकते हैं। दो महत्वपूर्ण दल थे या गुट थे, जिनमें एक था धुरी राष्ट्र, धुरी राष्ट्र, एक था मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र व मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। मित्र राष्ट्र के अंदर ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, उसके बाद इटली और रोमानिया। ये महत्वपूर्ण देश भी बाद में जुड़ गए थे। अब फ्रांसीसी क्रांति की दूसरी घटना अपन पढ़ रहे हैं। पहली घटना हमने पढ़ी थी 1905 का उथल पुथल का समय, जिस ये घटना रविवार के दिन हुई थी। हजारों लोग उसमें मारे गए थे, खूनी रविवार कहा जाता। उसके बाद अब महत्वपूर्ण कड़ी फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति की जुड़ रही है 1914 ईस्वी से, जो प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित है। इस प्रथम विश्व युद्ध में, उस समय प्रथम विश्व युद्ध के समय रूस का जो शासक वो जार निकोलस द्वितीय था, उसने ड्यूमा यानी संसद के प्रतिनिधियों से, लोगों से राय लेकर के इस युद्ध में अपने देश को भी शामिल कर लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में रूस सम्मिलित हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। ये बहुत लंबा युद्ध चला था। प्रथम विश्व युद्ध में दो राष्ट्र, एक तो धुरी राष्ट्र, एक मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की देश थे। दूसरी तरफ मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। इसके बाद इटली और रोमानिया भी इसके साथ जुड़े थे। आगे की बात अपन करते हैं। शुरू में रूस को इस युद्ध में बहुत प्रगति मिली थी, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में रूस जर्मनी और ऑस्ट्रिया में युद्ध हार चुका था। काफी रूस के सैनिक मारे जा रहे थे। रूस की सेना मोर्चा छोड़ करके वापस रूस की तरफ भागी चली आ रही थी, और जब भागी चली आ रही थी तो रूस की बड़ी बड़ी इमारतें, फसलें रूस की सैनिक ही नष्ट कर रहे थे। इसका परिणाम क्या हुआ? हजारों बेचारे लोग शरणार्थी बन गए, फसलें नष्ट हो गई, भूखमरी जैसे हालात हो गए, लोगों को पाव रोटी खाने का काम भी बड़ा टेढ़ा होने लग था। इस कारण यह भी एक फ्रांसीसी क्रांति का महत्वपूर्ण कारण बना। उसके बाद आगे की अपन बात करते हैं। फिर
लोगों ने जिन लोगों ने जार को प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए जो समर्थन दिया था, वो धीरे धीरे समर्थन वापस लोग लेने लगे। लोगों ने फिर ये युद्ध लंबा खिंचता गया तो जार ने ड्यूमा की मदद लेने भी छोड़ दी, ड्यूमा के संसद के प्रतिनिधियों को भी पूछना छोड़ दिया और अपनी मनमर्जी से भाग लेने लग गया। आखिरकार अंततः यह हुआ कि लोगों ने जार को इस युद्ध से अलग करने का निर्णय लिया, लेकिन जार नहीं माना। उसके बाद अगली बात करते हैं रूस में जो जार की पत्नी है अलेक्सांद्रा जो जर्मन मूल की थी, तो जर्मन मूल की होने के कारण, अपने दुश्मन की होने के कारण उन्होंने इसको भी यहाँ से बाहर फेंकने का कार्य करने का योजना बनाई। उसके बाद अगली बात करते हैं सन्यासी रासपुतिन की, जिसको भी इस युद्ध के बाद मारने की योजना अनेक लोगों ने, सामाजिक संगठनों ने, सोशल सामाजिक डेमोक्रेटिक पार्टी ने बनाने की योजना बनाई। उसके बाद आगे बात करते हैं अपन इस युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक महत्वपूर्ण शहर था सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल करके कर दिया गया पेत्रोगाद इस शहर का नामकरण कर दिया गया। उसके बाद आगे की बात करते हैं कि रूस के अंदर उद्योगपति और पूंजीपतियों का बहुत बड़ा एक दल, एक संगठन, एक वर्ग था जो आए दिन मजदूरों का शोषण करते थे, मजदूरों से अत्यधिक काम करवाते। उस समय काम के समय को पाली कहा जाता था, काम के समय को पाली कहा जाता था, यानी घंटे, ज़्यादा समय में काम करवाते थे और अधिक लाभ लेते थे। अनेक विद्वानों ने यह कहा है कि इन मजदूरों की बदौलत ही आप लोग अत्यधिक लाभ ले रहे, इसलिए मजदूरों का समय कम कर दिया जाए और इनको अत्यधिक वेतन इनको दिया जाए। लेकिन उद्योगपति नहीं माने, तो हजारों मजदूरों ने भी उद्योगपतियों के खिलाफ एक नया ऐलान, एक नई जंग शुरू कर दी। वे लोग भी सोशल डेमोक्रेटिक के हिस्से बन गए, उन्होंने भी क्रांतिकारियों का साथ दिया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे ये कार्यक्रम चलता गया। उसके बाद पेत्रोगाद में 1917 में पेत्रोगाद में क्रांति, एक अलग से घटना है। 1917 में पेत्रोगाद में क्रांति, 1917 की क्रांति, जिसको बोल्शेविक क्रांति भी अपन कह सकते हैं। 1917 की बात अपन करें, उस समय भी जारी का शासन था। 1917 में एक नेवा नदी चलती है, नेवा नदी के दाएं तरफ और बाएं तरफ, नेवा नदी के दाएं तट पर हजारों मजदूरों के क्वार्टर थे और उद्योगपतियों की फैक्ट्रियां थी, और बाएं तरफ बड़ी बड़ी सरकारी इमारतें, सरकारी कार्यालय और एक जार का आलीशान महल, विंटर पैलेस, जिसमें जार और उसके परिवार के लोग रहते, वो हुआ करते थे। उसके बाद आगे की अपन बात करें, उस समय का दौर, 1917 का दौर भीषण बर्फबारी, भीषण सर्दी का समय था। लोगों के अंदर भूखमरी फैली हुई थी, लोगों के पास रोजगार नहीं था, एक जार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। ऐसी परिस्थितियां रूस के अंदर बन गई, और बनने के बाद हजारों महिलाओं ने भी इसमें भाग लेने का कार्य किया। पेत्रोगाद में क्रांति की और जार के विंटर पैलेस को चारों तरफ से घेर लिया गया। उसके बाद जार ने अपने सैनिकों को, घुड़सवार सैनिकों को बुलाया और इस आंदोलन को कुचलने के लिए कहा, लेकिन उन लोगों ने, घुड़सवार सैनिकों ने जार की बात नहीं मानी और उन्होंने किसी प्रकार से कोई अनहोनी की घटना को अंजाम इन घुड़सवार सैनिकों ने नहीं दिया। वो भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जुड़ गए और वो भी जार के इस अत्याचार से इस रूस को मुक्त कराने में महिलाओं, पुरुषों, मजदूरों, किसानों, उदारवादियों आदि का साथ देना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद पेत्रोगाद में रूसी लोगों ने विंटर पैलेस को घेर दिया, सरकारी इमारतें जैसे सरकारी कार्यालय, छापाखाना इत्यादि को तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया, विंटर पैलेस को भी काफी नुकसान पहुंचाया। इस प्रकार से 1917 में भी इस क्रांति का एक छोटा सा आगाज हुआ था, जिसको 1917 में पेत्रोगाद या बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद 8 फरवरी 1917 में, 8 फरवरी 1917 में
जार का शासन समाप्त हो गया। जार का शासन समाप्त हो गया। जार बिल्कुल रूस की जनता के आक्रोश से भयभीत होकर के उसने ड्यूमा के अंदर, संसद का नाम था रूस की ड्यूमा, इस ड्यूमा के अंदर अपना त्याग पत्र दे दिया। उसके बावजूद भी लोग शांत नहीं हुए। उसके बाद व्लादिमीर लेनिन नाम का एक विचारधारा का व्यक्ति आया, जिसने रूस के अंदर रूस के लोगों के लिए अंतरिम सरकार से निवेदन किया कि इन किसानों की जमीन किसानों को वापस दी जाए। उसके बाद नई बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, गरीब और बेसहारा व्यक्तियों का हित सोचा जाए, मजदूरों को रोजगार मिलना चाहिए, पूंजीपतियों और उद्योगपतियों का स्वामित्व समाप्त किया जाए। इन सारी बातों को कहा जाता है अप्रैल थीसिस। इनको कहा जाता है अप्रैल थीसिस। तो इस प्रकार से व्लादिमीर लेनिन जो स्वयंसेवक था, जिसने रूस के अंदर किसानों को जमीन वापस दिलवाई, बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी इसने किया। उसके बाद में अनेक बेसहारा मजदूर किसान जिनके ऊपर आए दिन अत्याचार हो रहे थे, तो जार का शासन समाप्त हो गया। अंतरिम सरकार से उन्होंने निवेदन करके भी इस महत्वपूर्ण कार्य को आगे बढ़ाया और इन्हीं 3 महत्वपूर्ण कार्यों को इतिहास में अप्रैल थीसिस के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद 1917 की अंतिम क्रांति थी। अक्टूबर 1917 की बात करते हैं अपन। अक्टूबर 1917 में अंतिम क्रांति थी, वो थी रूस की अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच की क्रांति थी, जिसको अपन बोल्शेविक क्रांति भी कह सकते हैं। उसमें अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच में एक महत्वपूर्ण लड़ाई शुरू हुई, जिसमें अपन बात करते हैं लेनिन और अंतरिम सरकार, जिनके बीच में ये जंग छिड़ी थी। ये रूसी क्रांति का अंतिम पार्ट है। इस पार्ट के बाद में रूसी जनता ने जार और उसकी पत्नी अलेक्सांद्रा और रास्पुतिन को समाप्त करके रूस के अंदर हमेशा हमेशा के लिए एक लोकतंत्र या गणतंत्र की स्थापना कर दी और रूस अब पूर्व सोवियत संघ रूस के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। इस प्रकार से अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।